हम लोग आज अभिप्रेरणा पे बात करेंगे। अभिप्रेरणा, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं उसके पीछे आपका एक अभिप्रेरणा काम करता है। बिना अभिप्रेरणा का आप कोई भी काम नहीं करते हैं। हर काम के पीछे एक अभिप्रेरणा होती है, एक मोटिवेशन होती है। उसी मोटिवेशन के द्वारा ही आप उस कार्य को संपादित करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अतः हर व्यक्तियों में मोटिवेशन होता है, हर कार्य के प्रति आपकी मोटिव होती है और उसी मोटिव के कारण उस कार्य को आप करते हैं। तो आज हम लोग इस कक्षा में मोटिवेशन के बारे में जानेंगे और मोटिवेशन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। क्योंकि हम मनोविज्ञान की क्लासेस के अंतर्गत ले रहे हैं, तो मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा क्या है, इन सारे एस्पेक्ट को हम लोग जानेंगे। मनोविज्ञान क्या कहता है अभिप्रेरणा के बारे में, क्या कौन कौन सी चीज़ें अभिप्रेरणा में होती है, हम क्यों अभिप्रेरणा, हमारे अंदर अभिप्रेरणा क्यों आती है। क्योंकि ये इंटरनल अवस्था है, अभिप्रेरणा हमारी इंटरनल अवस्था है और जो हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आंतरिक रूप से मदद करती है। तो हम लोग आज बात करेंगे अभिप्रेरणा की और हम लोग देखते हैं कि अभिप्रेरणा वैसी अवस्था होती है जो कार्य करने और लक्ष्य को प्रेरित करता है। मतलब अभिप्रेरणा एक अवस्था है, हमारे इंटरनल अवस्था है। ये अवस्था क्या है, इंटरनल अवस्था है, आंतरिक अवस्था है, आंतरिक अवस्था है ना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इंटरनल स्टेट है। एक इंटरनल स्टेट है जो हमें किसी भी व्यवहार को करने के लिए अभिप्रेरित करता है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि आपको एक पढ़ना, आपको आईएएस बनना है, तो आपको क्या प्रेरित कर रहा है आईएएस बनने के लिए, आपके मोटिवेशन आपको प्रेरित कर रहा है कि आपको आईएएस बनना है। आपने किसी को देखकर या किसी को जानकर या आईएएस की रुतबा को जानकर, आईएएस की मान सम्मान को जानकर आपके अंदर एक आंतरिक रूप से अनुभूति होती है कि मुझे आईएएस बनना चाहिए। और आप इस आईएएस बनने के लिए जो आपके एक फोर्स काम करता है, एक फोर्स काम करता है, वो है आपके इंटरनल फोर्स काम करता है और वो है इंटरनल फोर्स मोटिवेशन, है ना। क्या है, जो आपके अंदर आईएएस बनने तक के निरंतर काम करते रहता है, आपको प्रेरित करते रहता है कि आपको आईएएस बनना है। तो ये कौन सी फोर्स है, यह एक इंटरनल फोर्स है, आंतरिक बल है। और वो क्या काम करते रहता है, आपको आईएएस की मोटिवेशन देते रहता है कि आपको ये करना है, ये करना है, तो आप आईएएस बन पाएंगे। तो ये आपको डायरेक्टेड करता है। तो क्या करता है, तो इसके अनुसार दूसरी बात क्या हो गई कि व्यवहार को सक्रिय करता है। आईएएस बनने की आपके व्यवहार को सक्रिय करता है। कि आईएएस बनने के लिए क्या होना चाहिए, आपको कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिर फॉर्म आते हैं, प्रीलिम की फॉर्म भरेंगे, फिर प्रीलिम की एग्जामिनेशन देंगे। तो फॉर्म भरने तक की आपको एक्टिवेट, फिर कैसे प्रीलिम्स को आप तैयार करेंगे, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के लिए देन आपके उस लक्ष्य को तक लेके जाना है, एग्ज़ाम अच्छे से लिख देना है। तो कहीं ना कहीं आपके अभिप्रेरणा है जो आपको किसी भी लक्ष्य व्यवहार तक पहुंचाने के लिए मदद करती है। अगर आप में मोटिवेशन नहीं होगा तो लक्ष्य व्यवहार आप में नहीं आएगा, पहुंचने के योग्य नहीं बन पाएंगे। आज एक स्पेशल दिन है, आज विश्व विकलांग दिवस है ना। विश्व विकलांग दिवस है, आज एक विश्व विकलांग दिवस है। आज चूंकि 3 दिसंबर है ना, 3 दिसंबर है, तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। इसमें से एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, हम सामान्य व्यक्ति में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है किसी भी काम करने के प्रति, बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन वर्क करती है। पर इसमें से एक बच्चे होता है, एक व्यक्ति होता है, इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट बोलते हैं उसको, या आप मानसिक मंदता भी बोल सकते हैं। मानसिक मंद व्यक्ति बच्चा, इनमें मोटिवेशन की कमी होती है, इनमें मोटिवेशन की कमी होती है ना। तो मंदबुद्धि व्यक्तियों में अभिप्रेरणा की कमी होती है, तो बाहर से उनको अभिप्रेरणा दिया जाता है। उनके जो टीचर होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, वो बाहर से उनको अभिप्रेरणा देते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ करोगे तो ये हो जाएगा, ये चीज़ करोगे तो ये हो जाएगा, तब वो बच्चा करता
हम लोग भी देखते हैं, हम सामान्य बच्चों को भी कभी कभी हम मोटिवेट करते हैं कि देखो बेटा, आप पढ़ोगे तभी आईएएस बनोगे, पढ़ोगे तो आईआईटी करोगे, पढ़ोगे तो नीट करोगे। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो न नीट कर सकते हो, ना आईआईटी कर सकते हो, ना आईएएस बन सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम बाहर से भी मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को, पर कुछ बच्चे होते हैं जो अंदर से मोटिवेट रहते हैं, उन्हें पता है कि नीट मुझे करना है, उन्हें पता है कि आईआईटी करना है, उसे पता है कि यूपीएससी करना है, क्रैक करना है, पीसीएस क्रैक करना है, तो वो पता होता है उन बच्चों को। तो उन बच्चों में अभिप्रेरणा इंटरनल रूप से होती है ना। तो हम लोग अब बात करें कि अभिप्रेरणा हो गया कि व्यवहार को वह मतलब कारक है, वह फैक्टर है। अभिप्रेरणा वैसी अवस्था है, एक स्टेज है, एक वैसी अवस्था है जो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है आपको निर्देश, और कार्य करने के लिए क्या करता है आपको अभिप्रेरणा क्या करता है, सक्रिय करता है आपको क्या करता है मान लिया जाए कोई कार्य है, मान लिया जाए कि तैयारी आपको यूपीएससी की करना है, सपोज डेट, तो आपको क्या करता है, इस तैयारी के लिए आपको एक्टिवेट करता है, आपको एक्टिवेट कर देता है ना। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेट करने के बाद इसको प्रॉपर गाइडलाइन के लिए इंटरनल रूप से देता है ताकि आप एक यूपीएससी कर सकें, है ना। तो यही काम मोटिवेशन का है। पर मनोविज्ञान के क्षेत्र से मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर हम लोग बढ़ें तो मोटिवेशन का एक कॉन्सेप्ट है ना। तो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं तो बेसिक चीज़ें मोटिवेशन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी। अगर कहें हम मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन में हमारी ये मोटिवेशन है ना, अभिप्रेरणा है, इसमें क्या आ जाता है फैक्टर्स कुछ आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नीड। हम क्यों किसी काम को करते हैं, है ना, हम किसी काम को क्यों करते हैं, किसी काम को करने की आवश्यकता क्या है, यही हमारी आवश्यकता है तब हम किसी काम को करते हैं, आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मोटिवेशन में सबसे पहला जो फैक्टर्स होता है वो नीड होती है। क्या नीड हो सकती है, आपके हो सकते हैं फिजिकल नीड, है ना, जिसमें भूख प्यास काम क्रोध ये सब हो जाएंगे, है ना। बायोलॉजिकल नीड जिसको बोल सकते हो, बायोलॉजिकल नीड्स। बाद में आई है कॉग्निटिव नीड की बात किया है डेसी ने अपने रिसर्च में, पर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बायोलॉजिकल नीड की फुलफिल, भूख प्यास काम क्रोध, ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे बायोलॉजिकल नीड्स है। और इस नीड को पूरा करने के लिए हम किसी लक्ष्य व्यवहार को करते हैं या करने की प्रयास करते हैं, है ना। बायोलॉजिकल नीड के बाद हमारा आता है बायोलॉजिकल नीड है, नीड के बाद एक होता है अवस्था होता है वो ड्राइव होता है ना। ड्राइव एक कंडीशन है जो हमें इस आवश्यकता के लिए फोर्स करता है ना। ड्राइव इसको बोलते हैं या प्रनोद बोलते हैं हिंदी में, प्रनोद। तो ये क्या है, ये तो हमारी आवश्यकता है, पर इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें ड्राइव खींचता है ना। ड्राइव एक फोर्स के रूप में काम करता है, क्या करता है, एक फोर्स के रूप में, है ना। तो हमें ये फोर्स और हमें एक्टिवेट करता है ना। तो हमें सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है, आवश्यकता है एक्टिवेट करता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करने वाली स्टेजेज हमारी है जो चीज़ें हैं वो ड्राइव है। हमारी कोई चीज़ की आवश्यकता है, उसको उस आवश्यकता को प्राप्ति के लिए एक्टिवेट करता है, वो हमारी ड्राइव हो गया, प्रनोद हो गया। अब आता है, जब इसके बाद आ जाता है तो लास्ट आता है इंसेंटिव, गोल जिसको बोलते हो, इंसेंटिव, है ना, जो लक्ष्य है इंसेंटिव। तो हमारी जो पहली चीज़ें हो गई आवश्यकता में, मोटिवेशन में सबसे पहले नीड होती है, फिर हमारी क्या होता है, ड्राइव आता है, फिर इंसेंटिव आता है।
है ना, या गोल। ये 3 सीक्वेंस में चलते हैं हमारे। जब भी हम बात करेंगे बेसिक मोटिवेशन कॉन्सेप्ट की, तो ये 3 चीजें आती हैं। हमारी आवश्यकता होती है, मोटिवेट होते हैं, ड्राइव हमारा होता है, जो फोर्स होता है एक्टिवेट करता है उस काम को करने के लिए, और फिर हम गोल तक पहुंचते हैं, है ना। तो ये 3 चीजें मूल रूप से काम करती है। लेकिन डेसी एक साइकोलॉजिस्ट है, डेसी, इन्होंने एक चीज और को जोड़ा, कॉग्निशन, है ना, संज्ञान को इन्होंने भी जोड़ दिया एक कि नहीं, इन 4 चीजों के बाद, गोल के बाद एक संज्ञान भी चीजें होती है। चौथा जो चीजें हैं संज्ञान, कॉग्निशन, है ना। ये 4 चीजें होती है मोटिवेशन साइकिल की। जब बात करेंगे बेसिक मोटिवेशन चीजें की, तो ये 4 चीजें मिलके हमारा मोटिवेशन कंप्लीट होता है ना। क्योंकि डेसी ने कॉग्निशन पे रिसर्च किया और बोला कि ये 4 तत्व हमारे मोटिवेशन में होते हैं, और तभी हम किसी भी मोटिवेशन को कंप्लीट कर पाते हैं, है ना। अब हम लोग बात करें कि मोटिवेशन के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं, मोटिवेशन के टाइप्स क्या हैं। तो हम लोग 2 तरह के मोटिवेशन हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में हमारे 2 टाइप के, पहला इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरा एक्सटर्नल मोटिवेशन। है ना, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। ये दो तरह की अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा, है ना। क्लियर यहां तक। अब आंतरिक अभिप्रेरणा की जो बात करते हैं हमारे, तो हमें है ना, तो इनबॉर्न होती है, इनबॉर्न होगी, इनबॉर्न होगी, जन्मजात होगी। तो जन्मजात जो भी एक्टिविटी है जनरली बायोलॉजिकल नीड्स की बात हो जाएगी, बायोलॉजिकल नीड्स के लिए, है ना। और दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा जो होती है हमारी, तो बायोलॉजिकल नीड में क्या क्या आता है हमारा, भूख प्यास, मलमूत्र त्यागना, है ना। तो ये हमारी बाह्य अभिप्रेरणा में, आंतरिक अभिप्रेरणा में आएगा। तो क्या आंतरिक अभिप्रेरणा में आया, आंतरिक अभिप्रेरणा में हमारी क्या आती है, सबसे इनबॉर्न क्या आता है, हंगर। आंतरिक अभिप्रेरणा में एक चीज आता है हंगर, और क्या आता है आंतरिक अभिप्रेरणा में हमारी, थ्रस्ट, प्यास, THIRST, प्यास, भूख, है ना, भूख प्यास, सेक्स और सेक्स, और भी चीजें हैं, है ना। इसके बाद आपके आते हैं मलमूत्र का त्याग, है ना। ये सब चीजें आती है, पर इसमें 3 चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है ये। तो हम लोग बात करें पहले इंटरनल मोटिवेशन में, तो इंटरनल मोटिवेशन के जो फैक्टर्स हैं में आते हैं हंगर। आप लोग जानते हैं कि भूख लगती है, हम लोग हंगर की बात होती है,
हंगर, भूख। भूख क्यों लगती है? भूख हमें सबको पता है कि भूख हमारी है, जरूरी चीजें हैं। भूख का केंद्र क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हंगर सेंटर क्या है? हंगर थैलेमस। हाइपोथैलेमस है हंगर सेंटर, है ना। तो हाइपोथैलेमस के दो भाग होते हैं, भूख और संतृप्ति, संतुष्टि, तुष्टि। ये दो शब्द आगे, सेटिस्फैक्शन तो सेटिस्फैक्शन हंगर और सेटिस्फैक्शन, ये दो टर्म आ गए यहाँ पे आपके। इन दोनों टर्म के अनुसार हंगर और सेटिस्फैक्शन, ये दोनों का अलग अलग केंद्र होते हैं। हाइपोथैलेमस के दो भाग होते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है यही हमारा भूख का केंद्र होता है। भूख को कंट्रोल कहां से करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट? ब्रेन पार्ट है हाइपोथैलेमस, ब्रेन का पार्ट है ना। और ये हमारे कंट्रोल करते हैं, भूख को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, है ना, लैटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। एलएच होता है और भी एमएच, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस और लैटरल हाइपोथैलेमस, इसको बोलते हैं लैटरल हाइपोथैलेमस, वेंट्रोमीडियल आपको पता है कि मनोविज्ञान का शोध मैक्सिमम उन बेजुबानों पे किया गया जो बेचारे बोल नहीं सकते, जो अपनी दुखड़ा नहीं सुना सकते किसी को। मनुष्यों पे मनोविज्ञान का शोध नहीं किया गया है, बहुत कम किया गया है। इसकी कारण क्या है वो आप जानते ही हैं। मैं पहले लेक्चर में बताया था कि मानव बहुत उत्श्रृंखल प्राणी है, इसके विचार बदलते रहते हैं, इनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह सब होती है। तो अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं और इनके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, इनकी उसमें कहीं न कहीं इनका जो कुछ चीज़ें हैं वो सिद्ध नहीं हो रहा है, तो ये आपके रिसर्च को खराब कर देंगे। इसीलिए हम लोग ने, जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने इन जानवरों पे शोध किया गया। तो भूख का केंद्र हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट है, इस पे इन्होंने शोध किया गया, है ना। तो किया क्या गया कि एलएच को, लैटरल हाइपोथैलेमस को, जिन कुछ चूहों पे शोध किया गया, तो लैटरल हाइपोथैलेमस को डैमेज कर दिया गया, है ना। डैमेज का या सुई देकर एक्टिवेट कर दिया गया। सब पहला चीज है ये, सुई देकर एक्टिवेट कर दिया गया। जैसे ही इसको एक्टिवेट किया गया, खूब खाने लगा। मतलब भूख इसको जग गया, है ना, इसको भूख जग गया। और जब इसको एक्टिवेट कर दिया गया तो भूख बंद हो गया, भूख बंद हो गया, भूख लगना ही बंद कर दिया गया जब इसको एक्टिवेट किया गया। तो भूख का केंद्र क्या हो गया? लैटरल हाइपोथैलेमस। संतृप्ति का केंद्र कहां हो गया? वेंट्रोमीडियल, वीएमएच, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। एक रिवर्स रिसर्च हुआ, लैटरल हाइपोथैलेमस को डैमेज कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया, चूहा को भूख लगना बंद हो गया, है ना। भूख का केंद्र था, भूख लगना बंद। और जब इसे डैमेज कर दिया गया तो खूब खाने लगा, है ना।
तो जनरल कंडीशन में क्या हुआ कि इसको डैमेज करने पर भूख लगना बंद हो गया, एक्टिवेट कर दिया था तो भूख लग रहा था। यहां क्या हुआ, जनरल कंडीशन में ये भूख को कंट्रोल करता था, सेटिस्फैक्शन होता था, भूख लगना बंद हो गया। इसे थोड़ा सा डैमेज, इसके कारण इसको डैमेज किया गया तो भूख खूब लगने लगा, है ना। पर सामान्य कंडीशन में भूख लगना बंद हो गया था। तो ये चीज जानना है कि भूख का सेंटर LH, अनसंतृप्ति का सेंटर VMH, इस कंडीशन को जानना है। यही था भूख का। दूसरी चीज आती है प्यास का। प्यास दो तरह का होता है। दूसरी जो ड्राइव्स है उसे हम लोग बोलते हैं प्यास। प्यास पे बात करें, इतना तो आपने देख लिया होगा। प्यास, प्यास, थ्रस्ट, ये क्या होता है भाई, इसे जानना जरूरी है। हाइपोवोल्मिक दो तरह के ट्रस्ट, दो तरह का प्यास होता है ना। पहला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेलुलर डिहाइड्रेशन, है ना। दो तरह की घटनाएं प्यास में होता है, सेलुलर डिहाइड्रेशन और दूसरा होता है हाइपोवोल्मी। हाइपोवोल्मिया, है ना। इसमें क्या होता है, रक्त में पानी की मात्रा कम हो जाना, मात्रा कम जाना, इसके कारण प्यास लगना। दूसरा में क्या होता है, सेल से पानी निकलकर विभिन्न सेक्टर में यूज होता है। सेल से वाटर का यूज हो गया, वाटर यूज हो गया, किडनी तक गया और यूज हो गया, है ना, वो बाहर निकल गया। तो सेल को पानी की जरूरत पड़ गई, है ना, तो इसको पानी की आवश्यकता पड़ गई और ये ब्रेन तक पहुंचा दिया, पानी की आवश्यकता हो गई और ये सब ब्रेन को पहुंचा दे रहा है। तो ये दो तरह के प्यास हो जाते हैं, इसके कारण आपको प्यास लगते हैं। तीसरा है जो हम लोगों को बात करना है सेक्स ड्राइव पे। जिसमें दो हार्मोन होते हैं, एक पुरुष में और एक महिला में। इन हार्मोनों के कारण जब ये हार्मोन अधिक मात्रा में सेक्रेट होते हैं तो उनको सेक्स की इच्छा जागती है। जब वो हार्मोन एक लेवल से नीचे रहती है तो उनकी इच्छा खत्म हो जाती है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी।